Assalamu alaikum. Welcome to the new topic of फर्स्ट एड एंड वेलकम टू द चैनल। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं, हमने फ़र्स्ट एड में स्टार्ट किया था अबाउट दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज़। तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज़ हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसे हमें पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज़ है। तो आज का असल में हमारा टॉपिक जो है ना वो है फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। हमारे पास कौन कौन से जो फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट या फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो इंशाल्लाह अभी जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक लॉन्ग टॉपिक है लेकिन हम इसको आसान बना के मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा। क्लियर है? अच्छा, तो अगर हम देख लेना तो हमने बात की थी कि फ़र्स्ट एड में आपने ये याद रखना है कि कभी भी अकेले काम नहीं करना है। ये हमने फ़र्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने क्या करनी है, आपने हेल्प लेना है। ठीक है, वो हेल्प आपने किस तरह से लेना है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई दूसरा फ़र्स्ट एडर नहीं है तो आप बाई स्टैंडर्स जो होते हैं ना, जो आपके करीब वहाँ पे खड़े होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? तो रिमेंबर वन थिंग, जो फर्स्ट हेड है ना इसको हम कभी भी अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार इस तरह होता है कि अगर कोई मतलब सवेयर केस नहीं है और तादाद में भी जो है ना वो केसेस कम है तो उस वक्त हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, उसमें भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। क्लियर? वो किस तरह से होती है मैं आपको आगे समझा दूंगा। लेकिन फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, अगर हमने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है तो उसके लिए हमने कौन सा फ़र्स्ट एड परफॉर्म करना है। तो पहला जो हमारा स्टेप है ना वो क्या होगा, पहला जो स्टेप है वो है शाउट फॉर दी हेल्प। आपने हेल्प के लिए शाउट करना है, आवाज़ लगानी है, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि कौन सी कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने हेल्प मांगना है। क्लियर है? मिसाल के तौर पर कोई बम ब्लास्ट हो गई है तो उसके मुताबिक जो हेल्प होगा वो अलग होगा। या अगर दूसरी पोजीशन पे अगर हम देख लें किसी को चॉकिंग मतलब किसी के गले में कुछ फंस गया है, तो इन दोनों कंडीशन में हेल्प की जो शक्ल है वो चेंज होगी। ठीक है, तो शाउट फॉर द हेल्प बट इट विल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि कौन सी कंडीशन है। अगर कंडीशन ये है कि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है तो आप बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप फिर एक या दो को भी बुला सकते हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन दी कंडीशन। अब आपके सामने मिसाल के तौर पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आप एज ए फर्स्ट एडर वहाँ पे जाते हैं, तो क्या मतलब आप एक बंदे को बुलाएंगे कि आप ज़रा आ जाए मेरी हेल्प कर दें? नहीं, आप बहुत सारे बंदों को बुलाएंगे ताकि कैजुअल्टीज़ क्या होगी, जो विक्टिम्स होते हैं ना वो क्या होंगे, विक्टिम्स असल में तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब विक्टिम्स बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से आपको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिन द कॉन्शियसनेस ऑफ द कैजुअलिटी बाय टैपिंग द विक्टिम ऑन द शोल्डर एंड आस्किंग लाउडली आर यू ओके। अब यहाँ पे बात ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें कि आपने एक पेशेंट के पास आप जाते हैं, एक विक्टिम के पास या कैजुअलिटी के पास आप जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने टैप करना है ऑन द शोल्डर ऑफ द विक्टिम। जो शोल्डर ऑफ द विक्टिम है ना, आपने उसको क्या करना है, इस तरह करना है और आपने क्या बताना है, उसके शोल्डर पे इस तरह से टैप करना है और आपने उसको बताना है कि आर यू ओके। अब आर यू ओके इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप कोई उर्दू ज़ुबान के एरिया में रह रहे हो और आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो कि आर यू ओके, तो वो उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या बता रहा है। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर एक फर्स्ट एडर है, वो नेपाल में जो है ना काम कर रहा है और नेपाल के लोगों को तो उर्दू नहीं आती और वो उसको कह रहा है कि आप ठीक है, आप ठीक है, तो मतलब उसको समझ तो नहीं आएगी ना। तो मतलब ये है कि आपने उसके शोल्डर पे टैप करना है और उसी की ही ज़ुबान में उससे पूछना है कि आप ठीक है, आप मतलब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे आपको मतलब क्या मसला है। ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हम ये यहाँ पे टैप ऑफ द शोल्डर क्यों कर रहे हैं, हम ये मालूम कर रहे हैं कि इसका जो कॉन्शियस लेवल है ना वो किस तरह से है, इसकी जो होश और हवास है वो कितनी लेवल की है।
क्लियर है। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है, एसेस एंड इंश्योर दैट पेशेंट एयरवे इज़ क्लियर। हमने बात की थी ना ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। थर्ड हमने काम क्या करना है, हमने इसके एयरवे को देखना है। हम एयरवे किस तरह देखेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एसेस एंड इंश्योर दैट द पेशेंट एयरवे इज़ क्लियर। आपने ये एसेस करना है, आपने ये इंश्योर करना है, आपने यकीन दहानी करानी है कि हाँ जो पेशेंट है उसका एयरवे क्या है, क्लियर है। अगर एयरवे क्लियर ना हो तो उसका नुकसान क्या होगा, वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से रिस्पिरेटरी फेलियर होगा और वो मर जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन हिज बैक विद द, अच्छा एक मिनट, प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन हिज बैक विद द हेड टर्न टू वन साइड। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपने पेशेंट को क्या करना है, आपने पेशेंट को सीधा इस तरह लिटाना है और उसका जो हेड है ना वो एक साइड पे करना है। क्लियर है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, आर यू ओके, क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, दूसरे स्टेप में वो हेल्प के लिए आवाज़ लगा रही है। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि उसने जो है ना पेशेंट का जो हेड है उसको क्या कर दिया है, उसको मतलब ये इसको यहाँ पे टर्न कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म करने। लेकिन खैर पहले हम थ्योरी को देख ले, फिर उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन हिज बैक विद द हेड टर्न टू वन साइड। मतलब ये है कि आपने पेशेंट को फ्लैट जो है ना उसको लेटाना है और उसका जो हेड है उसको वन साइड पे टर्न करना है। इसका काम क्या है, आपने क्यों जो है ना वन साइड पे उसका हेड जो है ना वो टर्न करना है, इसलिए कि अगर उसकी एयरवे में कुछ वगैरह हो या कोई चीज़ उसकी एयरवे में फंस गई हो तो उसकी वजह से वो जो है ना वो निकल सकती है। क्लियर है। अच्छा, रिमूव एनीथिंग विच इज़ प्रिवेंटिंग द टेकिंग इन ऑफ एयर। मतलब अगर कोई चीज़ उसके गले में फंस गई है तो उसको आप निकालें ताकि उसका जो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म है वो बहाल हो। अगर कोई चीज़ उसके मतलब गले में है तो वो किस तरह से जो है ना सांस लेगा। क्लियर है। तो रिमेन कंस्ट्रेंट फ्रॉम द नेक। अब यहाँ पे अब आप देख ली ये क्या कर रहे हैं, ये वो स्टेप्स जो है ना वो कर रहे हैं। टैपिंग ऑन द बैक ऑफ द शोल्डर, आर यू ओके, देन फॉर द हेल्प। सी हमारे पास क्या है कि ये इसको टर्न कर रहा है कि इसको बिल्कुल फ्लैटली जो है ना लेटा सके और उसका जो हेड है वो वन साइड पे कर दे, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक और, kneel beside the patient head, place one hand under his neck and other hand under his lower jaw, extend his head and neck gently backward, this prevent the tongue from falling back in the throat। क्या मतलब है इसका कि अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है और वो जो है ना उसका जो टंग है वो क्या हो गया है, वो फॉल बैक कर गया है। यहाँ पे आप देख, तो ये टंग जो है ना यहाँ पे फॉल बैक करेगा, तो जब यहाँ पे फॉल बैक होगा तो टंग की वजह से भी यहाँ पे ब्लॉकेज आ सकती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, आपने नील बिसाइड द पेशेंट हेड प्लेस। क्लियर। मतलब जो नील का क्या मतलब है कि आपने अपने घुटने जो है ना उसके बल बैठना है पेशेंट हेड की नज़दीक। एक हाथ आपने उसकी नेक के अंडर रखना है और दूसरा जो हाथ है ना आपने उसको इस्तेमाल करना है ताकि उसकी जो लोअर जा है उसको क्या कर सके, उसको एक्सटेंड कर सके। मैं आपको इसको जो है इसकी जो है ना तस्वीर दिखा देता हूँ कि मतलब ये किस तरह से जो है ना ये वाला फंक्शन जो है ना ये परफॉर्म करते। लेकिन ये आपने याद रखना है कि नील बिसाइड द पेशेंट हेड, साइड ऑफ द पेशेंट को जो है ना आपने नील करना है। क्लियर। एक हाथ आपने नेक के अंडर रखना है, दूसरा हाथ जो है ना उसको आपने यूज़ करना है और उसको आपने किस लिए यूज़ करना है कि जो लोअर जा है ना इसको इस तरह से एक्सटेंड करें। सो अंडर हिज लोअर जा एक्सटेंड हिज हेड
एंड निक जेंटली बैकवर्ड। मतलब क्या है कि आपने उसको फ्लैटली जो है लेटाया हुआ है, तो आपने एक हाथ उसके निक के अंडर रखना है, दूसरा हाथ से आपने उसकी जो हेड है ना उसको एलिवेट करना है, एक्सटेंड करना है, ताकि उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए। अब ये फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, ये काम जो हम परफॉर्म करते हैं, इसका फंक्शन क्या है? दिस विल प्रिवेंट द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक इनटू द थ्रोट। मतलब ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा कि जो टंग है वो पीछे की तरफ ना चला जाए। अगर टंग हमारी पीछे की तरफ जाएगा तो हमारा एयरवे जो है ना वो ब्लॉक होगा, और जब एयरवे ब्लॉक होगा तो उसकी वजह से सांस में दुश्वारी होगी और रेस्पिरेटरी फेलियर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? ये अभी जो है ना ये दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे अगर हम देख ले, ये एक हाथ के साथ क्या कर रहा है? यहाँ पे हेड को एक्सटेंड कर रहा है, क्लियर है? और दूसरी हाथ को यहाँ पे जेंटली रख के इसको जो है ना मेंटेन कर रहा है, ताकि इसका जो हेड है वो इस तरह से ना हो। अगर यहाँ पे आप देख ले टंग है ना, तो ये यहाँ पे फॉल बैक करेगा और यहाँ पे ब्लॉकेज लाएगा, क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे टंग फॉल बैक नहीं होगा। तो जब जब यहाँ पे टंग फॉल बैक नहीं होगा, जो एयरवे है वो पेटेंट रहेगी, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो बच सकता है। क्लियर हो गया? तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद प्लेस यूर चीक एंड एयर क्लोज टू द विक्टिम माउथ एंड नोज। आपने क्या करना है? आपने एक मिनट, हाँ ये वाला, आपने अपनी चीक को या आपने अपने फेस को पेशेंट की माउथ के नज़दीक ले आना है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर वो ब्रीथिंग ले रहा है तो हमारी जो चीक्स है ना ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव, ये सेंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो अगर वो ब्रीथिंग कर रहा है तो आपको जो एयर वे है ना वो सेंस होगा, ये जो एयर है वो सेंस होगा कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है, इन एंड आउट ऑफ द एयर जो है ना वो कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि प्लेस यूर चीक एंड एयर क्लोज टू द विक्टिम माउथ एंड नोज, look at the victim chest to see if it rises, falls, and listen and feel for air to be exhaled about 5 seconds। आपने 5 सेकंड के लिए क्या करना है? आपने 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या करनी है? ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन आपने किस तरह करनी है कि आपने एयर और चीक को जो है ना पेशेंट विक्टिम की माउथ के नज़दीक ले आना है, क्लियर? और जब आप उसको नज़दीक ले आएंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है? आपने विक्टिम की चेस्ट को देखना है कि वो राइजेस या फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्लियर? और आपने ये भी सुनना और फील करना है कि पेशेंट जो है ना वो एक्सहेल एंड इनहेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे अगर हम देख लेना तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये फील भी कर रही है। यहाँ पे अगर हम देख लेते, अगर ये एक्सहेल करेगा तो ये यहाँ पे फील करेगी और सुनाई भी देगा। और यहाँ पे आपने ये इस एरिया को देखना भी है कि यहाँ पे राइज एंड फॉल जो है ना वो हो रही है कि नहीं हो रही। अब मिसाल के तौर पर अब हम कंडीशन की तरफ आ रहे हैं ना, हम पहले असेसमेंट कर रहे हैं कि अच्छा ये बंदा सांस ले रहा है नहीं ले रहा। इफ़ वो बंदा या वो बंदी जो सांस नहीं ले रही या वो नहीं ले रहा, तो आपने क्या करना है? इफ़ देयर इज़ नो ब्रीथिंग, पिंच द विक्टिम नॉस्ट्रिल शट विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर हैंड दैट इज़ प्रेसिंग ऑन द विक्टिम्स फोरहेड। क्या मतलब है? आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर अगर वो ब्रीदिंग नहीं ले रहा तो आपने उसकी नोज़ को पिंच करना है, मतलब उसको बंद करना है विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर, एक थंब फिंगर और दूसरा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के साथ जिस तरह हम नोज़ को जो है ना बंद करते हैं ना, तो उस तरह से आपने उस पेशेंट की नोज़ को पिंच करना है, पिंच ऑफ। अब इसका क्या मतलब है? दिस एक्शन प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ एयर व्हेन द लंग्स आर इन्फ्लेटेड थ्रू द माउथ। आपने क्या करना है? माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग मैकेनिज्म।
जब भी आप मुंह के ज़रिए किसी दूसरे पेशेंट को ब्रीथिंग दे रहे हैं, क्लियर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी जो नोज़ है उसको पिंच करना है, क्योंकि अगर आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं तो वो उस जो नोज़ है ना उसकी वजह से लीक हो सकता है, वो एयर लीक हो सकता है। तो लीकेज से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने फिंगर के ज़रिए नोज़ को बंद करना है और माउथ के ज़रिए उसको ब्रीथ देनी है। अच्छा, अब आपने पिंच ऑफ कर दिया उसकी नोस्ट्रल्स को, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, टेक वेरी डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। आपने सांस लेनी है, मिसाल के तौर पर किस तरह, आपने इस तरह सांस लेनी है, ये आपने सांस ले लिया और वहाँ पे आपने होल्ड करना है, एक टाइम के लिए आपने होल्ड करना है फॉर ए सेकेंड और 2 सेकेंड्स, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, फिट योर माउथ टाइटली ओवर द पेशेंट्स ओपन माउथ एंड फोर्सिबली इनटू द लंग्स। आपने डीप ब्रेथ लेनी है, उसको फिर होल्ड करना है और फिर आपने अपनी ही माउथ को पेशेंट की माउथ की ऊपर क्या करना है, फिट करना है। तो जब आप माउथ टू माउथ फिटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपने फोर्सफुली जो आपने वो होल्ड किया था ना, आपने उसकी मुंह में क्या करना है, वो ब्रीथ देने, क्लियर। तो टेक ए वेरी डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट एंड देन फिट योर माउथ और द पेशेंट्स माउथ एंड देन फोर्सिबली गिवन टू द लंग्स। आपने लंग्स में उसको फोर्सफुली जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं ऐसे प्रेशर के साथ उसको आपने देना है, क्लियर हो गया। अच्छा, while carrying out respiration, check the patient pulse every 2 to 3 minutes to ensure the heart has not stopped. Continue the breathing procedure. अच्छा, एक बात यहाँ मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे लिखा होगा लेकिन नहीं लिखा। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं तो कुछ इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिसका जो है ना मतलब हम किस तरह से माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे, ये मतलब कभी कभार बंदे को एलर्जी हो जाती है, मतलब वो एलर्जिक होता है, उसको जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, उसमें जो है ना वो उस तरह की बर्दाश्त होती है कि वो दूसरे पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सके। तो मतलब आपने इस तरह नहीं करना कि इसमें जो है ना मतलब आपने इसके लिए एक मास्क यूज़ करना है, क्लियर है। मिसाल के तौर पर ये पेशेंट का जो है ना माउथ है तो उसके ऊपर आपने इस तरह से मास्क लगाना है और फिर उस मास्क में आपने क्या करना है, ब्रीथिंग को जो वो है ना आपने जो फोर्सफुली आपने जो ब्रीथ देनी है तो आपने उस मास्क के ज़रिए देनी है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बड़ा अच्छा दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर कोविड-19 का जो पेशेंट है, अगर आपको पता नहीं है कि वो कोविड-19 का है या नहीं है, लेकिन आपने विदाउट मास्क जो है ना क्या कर दिया है, विदाउट मास्क आपने ब्रेथ दे दी है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि आपको भी इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो किसी शादी वगैरह के लिए गया है तो उसके पास तो अभी वो फर्स्ट एड वाला किट नहीं नहीं होगा ना, तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने कोई जो है ना मतलब हम क्या कहते हैं नैरो कपड़ा यूज़ करना है, मतलब जो बारीक कपड़े होते हैं जिसके दरमियान जो है ना हवा निकल सकती है, क्लियर है। आपने कोई रुमाल यूज़ करना है ताकि उसमें जो है ना आप उसको ब्रीथ दे सकें। अगर फिर भी आपके पास कोई मास्क या कोई कपड़ा या कुछ भी नहीं है तो फिर आपने डायरेक्टली माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ डिस्कस किया, एयरवे को डिस्कस किया कि हमने एयरवे को किस तरह से क्लियर करना है। तो हमने 2 प्रोसीजर यूज़ किए। एक प्रोसीजर वो था कि हमने टंग को फॉल बैक से बचाना है। टंग को फॉल बैक से हम किस तरह बचाएंगे कि हेड को हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, क्लियर हो गया। हेड को हमने एक्सटेंड करना है और दूसरा हमारे पास क्या है कि नेक के नीचे आपने एक हाथ रखनी है, क्लियर। फिर अगर आपने माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है तो एक हाथ के ज़रिए आपने पिंच ऑफ करना है और उसको ब्रीथ देनी है। अगर आपके पास मास्क है तो मास्क यूज़ करें, मास्क नहीं है तो कोई रुमाल वगैरह वो यूज़ करें। अगर रुमाल वगैरह कुछ भी नहीं है और पेशेंट जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो आपने माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं
While carrying out respiration, check the patient's pulse every 2 to 3 minutes to ensure the heart has not stopped. अब मिसाल के तौर पर आप जो है ना रिस्पायरेशन दे रहे हैं, आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो उसकी दरमियान आपने क्या करना है, उसके पल्स को भी चेक करना है एवरी 2 to 3 मिनट्स आपने उसके पल्स को चेक करना है कि उसका जो पल्स है वो किस तरह से है, नॉर्मल नहीं है, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग है या पल्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो एवरी 2 to 3 मिनट्स आपने इंश्योर करना है कि जो पल्स है वो किस तरह से है। आपने ये इंश्योर करना है कि हार्ट जो है ना वो स्टॉप नहीं है, हार्ट अपना काम कर रहा है। पल्स से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे हार्ट जो है ना वो स्टॉप हो गया है, तो हम क्या माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे? नहीं, उसके लिए फिर जो है ना एक दूसरा प्रोसीजर है जिसको हम CPR कहते हैं। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। मैं आपको उसका जो है ना आगे समझा दूंगा कि ये CPR क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये हम जो है ना हार्ट के लिए यूज़ होते हैं। जब हार्ट स्टॉप हो जाता है ना, तो फिर उसके लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कंटिन्यू द ब्रीथिंग प्रोसीजर एट द रेट ऑफ 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट until द चेस्ट इज सीन टू राइज एंड पेशेंट इज ब्रीथिंग फॉर हिमसेल्फ और until इज सर्टन हिज इज डेड। क्या मतलब है इसका? कि आपने ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है और आपने पर मिनट्स कितने ब्रेथ्स देने हैं उसको? 12 to 18 ब्रेथ्स आपने माउथ टू माउथ देने। क्लियर? और आप तब तक ये ब्रेथ्स देंगे कि या तो उसका जो चेस्ट है ना वो राइज कर जाए। क्लियर? या वो जो है ना अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग स्टार्ट कर ले। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग का मतलब ये कि पेशेंट जो है ना अपना ब्रीथिंग हिमसेल्फ जो है ना वो अपनी ही जो है ना ब्रीथिंग स्टार्ट कर ले। और अनटिल इज सर्टन हिज इज़ डेड। क्या मतलब है? कि या तो मतलब वो मर गया है तो फिर आपने ब्रीथिंग स्टॉप करनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप हेल्प को जो है ना हेल्प के लिए आवाज़ लगाए, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक उसको ब्रीथिंग नहीं दे सकते। क्लियर? तो आपने 12 to 18 पर ब्रेथ्स पर मिनट उसको देना है और आपने तब तक देना है कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो बहाल ना हो। अच्छा, अब आ जाते हैं इफ़ ए पेशेंट इज़ अ चाइल्ड। अब अगर एक मतलब बच्चा भी हो सकता है ना, अगर ये ज़रूरी तो नहीं है कि एडल्ट हो। तो फिर आपने क्या करना है? इफ़ ए पेशेंट इज़ अ चाइल्ड आवर माउथ शुड कवर बोथ हिज नोज़ एंड माउथ। क्या मतलब हुआ इसका? कि वहाँ पे जो एडल्ट है ना, अब यहाँ पे देख लें, ये क्या है? ये वही प्रोसीजर है जिसको हमने डिस्कस किया फॉर दी एडल्ट। एडल्ट के लिए हमने ये डिस्कस किया ना कि आपने यहाँ पे पिंच ऑफ करना है और माउथ के ज़रिए आपने क्या करना है? इसको ब्रेथ देनी है। लेकिन अगर पेशेंट जो है ना वो चाइल्ड है, वो बच्चा है, तो आपने उसके नोज़ को और माउथ को क्या करना है? अपने ही माउथ से कवर करना है। बस ये आसान है। अच्छा, so if a patient is a child, our mouth should cover both his nose and mouth. Very gentle breathing should be used, and the younger the child, the gentler this should continue at the rate of 25 breaths per minute. अब आपको ये भी पता होगा कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट बच्चा है तो उसका जो है ना ब्रीथिंग, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो भी चेंज होगा। तो जितना पेशेंट जो है ना, जितना वो चाइल्ड यंग होगा, आपने इस तरह से ख्याल रखना है कि उसको कोई इंजरी ना हो, उसके माउथ को या नोज़ को आपकी ही माउथ की वजह से या ब्रीथिंग की वजह से कोई इंजरी हो जाए, ये आपने ख्याल रखना है। आपने उसको इंजरी से बचाना है। ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि द यंगर द चाइल्ड द जेंटलर दिस शुड। क्लियर? तो और आपने ब्रीथिंग कितनी देनी है? 25 ब्रेथ्स पर मिनट। आपने कम से कम आपने 25 ब्रेथ्स पर मिनट उसको प्रोवाइड करना है। क्लियर? अच्छा, वंस द पेशेंट कैन ब्रीथ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, प्लेस हिम हर इन व्हाट इज़ कॉल्ड द रिकवरी पोजीशन। क्या मतलब है? कि अगर कोई पेशेंट है वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है, तो आपने क्या करना है? उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है। रिकवरी पोजीशन का क्या मतलब है? रिकवरी पोजीशन का मतलब ये है कि किस तरह से वो क्या हो, कंफर्टेबल। इसको हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। So once the patient can breathe by himself or her,
प्रेस हिम हर इन व्हाट इज़ कॉल्ड द रिकवरी पोजीशन। क्या मतलब कि आप वो खुद से ही जो है ना सांस स्टार्ट कर लेता है, तो आपने यहाँ से और ये वाला जो हाथ है ये रिमूव करना है, क्योंकि अब वो खुद ही सांस ले रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी पोजीशन कहते हैं। क्लियर। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया अभी तक कि ये आप याद रख लें, एयरवे को देखना है, एयरवे को देखना है, एक बात, ब्रीथिंग देनी है, अगर नहीं ले रहा कितनी ब्रीथिंग देनी है एडल्ट को। क्लियर। मैकेनिज्म क्या होगा, पिंच ऑफ एडल्ट के लिए ये और बच्चों के लिए ये वाला। बच्चों में आपने नोज़ और माउथ को कवर करना है, और एडल्ट में आपने नोज़ को पिंच ऑफ करना है और माउथ के ज़रिए उसको देना है। क्लियर। इसके दरमियान आपने क्या चेक करना है, पल्स भी चेक करना है कि हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अच्छा, अब आ जाते हैं, इफ़ माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन इज़ फेल्ड एंड नो पल्स दैट देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज़ फॉलोड। अब मिसाल के तौर पर आप जो है ना माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन दे रहे हैं, लेकिन आप फेल हो रहे हैं और कोई पल्स भी जो है ना वो फील नहीं हो रहा। हमने बात की ना, आपने रिस्पायरेशन देनी है प्लस आपने क्या चेक करना है, पल्स भी तो चेक करना है ना। तो अगर आपको पता लग जाए कि मैं जो रिस्पायरेशन दे रहा हूँ वो फेल हो रही है माउथ टू माउथ और कोई पल्स भी फील नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या परफॉर्म करना है, देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज़ फॉलोड। अब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या चीज़ होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आर हार्ट लंग रिससिटेशन इज़ कंबाइंड एफर्ट टू मेंटेन सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर पेशेंट रिस्पायरेशन फेल हो गया है और पल्स भी नहीं है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या चीज़ होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो प्रोसीजर है जिसमें एक कंबाइन एफर्ट होता है। कंबाइन एफर्ट का क्या मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि सीपीआर के ज़रिए सर्कुलेशन और ब्रीथिंग को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, नॉर्मल की तरफ इसको ला सके। क्लियर। तो ये बात आपने याद रखनी। अब सीपीआर किस तरह से करना है तो ये एक अलग टॉपिक है। क्लियर है ना, सीपीआर आपने किस तरह से परफॉर्म करना है इस पे आपने जो है ना मतलब इस पे हम अलग क्लास लेंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि रिस्पायरेशन और पल्स जो है ना वो है ही नहीं, तो फिर आपने क्या परफॉर्म करना है, आप तो ऑप्शंस आएंगे। ए ऑप्शन होगा कि आपने मोर ब्रीथिंग देनी है, बी ऑप्शन होगा कि आपने जो है ना उसको छोड़ देना है, लीव इट, सी ऑप्शन होगा कि आपने सीपीआर स्टार्ट करना है क्योंकि ना तो रिस्पायरेशन है ना कोई पल्स है, डी ऑप्शन होगा कि नन ऑफ द अबव। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं सीपीआर। CPR is an emergency procedure applied when heart and lung action have stopped। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CPR क्या चीज़ है, तो आपने याद रखना है कि CPR असल में क्या है। CPR is an emergency procedure applied when the heart and lung action have stopped। हम CPR उस इमरजेंसी प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें जब कोई कंडीशन हो और उसमें हार्ट और लंग जो है ना वो बिल्कुल अपना एक्शन स्टॉप कर ले, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एक यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसके नाम से जाहिर है, कार्डियो का मतलब क्या है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब क्या है लंग। तो जब भी लंग्स और हार्ट अपना काम स्टॉप कर लेते हैं तो फिर हमने क्या करना है, CPR परफॉर्म करना है। अच्छा, ड्यूरिंग CPR यू विल हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर 2। आपने CPR के दौरान कौन कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म करने, मेंटेन एन ओपन एयरवे टू मेंटेन सर्कुलेशन। CPR अगर आप दे रहे हैं 30 कंप्रेशंस अगर आप दे, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा ये आपने याद रखना है। 30 कंप्रेशंस, कंप्रेशन का क्या मतलब है कि आपने उसकी चेस्ट के ऊपर इस तरह से दोनों हाथों से कंप्रेस करना है। क्लियर। 30 कंप्रेशंस टू
ब्रेथ्स। ये आपने याद रखना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 30 कंप्रेशंस के बाद आपने उस पेशेंट्स को 2 ब्रेथ ज़रूर देने हैं। क्लियर? CPR स्टार्ट कर दिया है, 30 कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द 30। फिर उसके बाद आपने 2 ब्रेथ्स देनी है, फिर उसके बाद कंप्रेशन जो है ना दोबारा स्टार्ट कर लें। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक फर्स्ट एडर है तो आपने ये दोनों काम करने हैं। मेंटेन एन ओपन एयरवे टू मेंटेन सर्कुलेशन। ओपन एयरवे को आपने मेंटेन करना है। किस तरह से हम उस ओपन एयरवे को मेंटेन करते हैं हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ब्रीथ फॉर द पेशेंट एंड फोर्स द पेशेंट ब्लड टू सर्कुलेट। क्या मतलब है कि ब्रीथ फॉर द पेशेंट एंड फोर्स द पेशेंट ब्लड टू सर्कुलेट का क्या मतलब है कि आपने ब्रीथिंग देनी है और आपने CPR के ज़रिए उसकी सर्कुलेशन को बहाल करना। CPR हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो हार्ट है ना वो स्टॉप हो गया, तो हम इस पर प्रेशर लगाते हैं ताकि ये ब्लड को क्या कर सके, पंप कर सके। क्लियर? तो जब ये यहाँ से ब्लड को पंप करेगा तो सर्कुलेशन बहाल होगी। क्लियर? तो जब सर्कुलेशन बहाल होगी और आर्टरीज और वेन्स वगैरह में ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ हम ब्रीथिंग भी तो दे रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन भी उस ब्लड के साथ जो है ना या आर्टरी के साथ उसकी जो है ना क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, तो सारा प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम किस लिए करते हैं, हम किस दौरान करते हैं, CPR के दौरान। तो CPR के दौरान आपने ये बात याद रखनी है कि 30 कंप्रेशन प्लस 2 ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशन प्लस 2 ब्रेथ्स। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि CPR जो है ना ये बड़ा मेहनत का काम है। आप एक CPR 30 कंप्रेशन कर लेना तो आपकी सांस जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे भी वो हेल्प का जो मैकेनिज़्म है वो क्लियर हो जाता है कि आपके पास अगर कोई हेल्प वाला है तो आप उसको बुला लें, क्योंकि अगर आप अकेले ही ये सब कुछ करेंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, आपकी जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होगा और आप भी वहाँ पे फेंट हो सकते हैं, आप भी बेहोश हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपने आप का भी ख्याल रखना है। क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर इफ़ वन फर्स्ट एडर रेस्क्यूअर। अगर आप एक अकेले फर्स्ट एडर है, दूसरा कोई बंदा नहीं है, तो आपने CPR को किस तरह से परफॉर्म करना है, ये एक अलग टॉपिक है। क्लियर? अगर फिर उसके बाद आप 2 फर्स्ट एडर है तो आपने किस तरह से जो है ना उसको CPR को परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि किस तरह से जो है ना मतलब CPR को अगर एक बंदा है तो किस तरह करेगा, 2 बंदे हैं तो किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और ये आपको यहाँ पे ये एयरवे क्लियरेंस है, ये वही मैकेनिज़्म है जो हमने डिस्कस किया कि एक नेक के नीचे आपने हाथ रख के यहाँ पे दूसरे से जो है ना एयरवे को क्लियर करना है। अगर एयरवे यहाँ से इस तरह क्लियर नहीं हो रही तो फिर आपने ये वाला जो है ना प्रोसीजर यूज़ करना है। ब्रीथिंग के लिए आपने क्या करना है, ब्रीथिंग के लिए एक मिनट, ब्रीथिंग के लिए आपने ये मैकेनिज़्म यूज़ करना है। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सर्कुलेशन। ये बड़ा अच्छा जो है ना पिक्चर है। आप यहाँ पे 30 कंप्रेशंस देंगे। क्लियर है? 30 कंप्रेशंस के बाद आप यहाँ वापस आके क्या करेंगे, वही जो जॉ वाला टेक्निक है ना, जॉ को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे टू जो है ना ब्रेथ्स देंगे, फिर उसके बाद वापस जाएंगे और कंप्रेशन करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, तो ये एग्जांपल असल में क्या है, ये 2 फर्स्ट एडर और 1 फर्स्ट एडर के दिए गए हैं। क्लियर है? तो फिर हम इसको खैर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1 फर्स्ट एडर है तो किस तरह से करते हैं, 2 फर्स्ट एडर है तो किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है? अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अस्सलाम वालेकुम।